बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गिलानी साहब, वकार गिलानी साहब आज फिर मेरे पास तशरीफ लाए हैं और आज दो तीन बड़ी अहम बातें हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। गिलानी साहब, आज सुनने में आया है कि प्रेसिडेंट साहब के पास इसाकदार साहब गए थे कोई ऑर्डिनेंस करवाने के लिए, जो 170 बिलियन डॉलर्स के जो नए टैक्स लगाने हैं उसके ऊपर। तो सदर साहब ने इनकार कर दिया उस पे थोड़ी सी बात करते हैं और फिर आगे एक दो और इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिन पे बारी बारी बात करते हैं। गिलानी साहब, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने फिर आज टाइम दिया। ये एक आपने कहा कि सुनने में नहीं आया। ये बाकायदा एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्रेस रिलीज जारी हुई। आपको याद होगा कि जिस दिन आईएमएफ का डेलीगेशन गया था, तो सुबह के वक्त जो सरदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी थी, जी। उसमें उन्होंने कहा था कि हम 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, जो कि इस वक्त बड़े जरूरी और नागजीर है आईएमएफ की इमदाद के लिए। और उनको हम पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस के थ्रू जल्द से जल्द ला सकें, क्योंकि ये भी मैं आपको याद कराऊं कि ये प्रायर कंडीशंस हैं, प्रायर एक्शंस हैं आईएमएफ के, जो लेने जरूरी हैं। इसके बाद वो एग्जेक्टिव बोर्ड में हमारी जो ये 1.2 बिलियन डॉलर की किस्त है, उसकी मंजूरी के लिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में आज वजीर आजम से सदर ममलकत से मिलने गए थे वजीर खजाना इसहाक डार। और उसमें उन्होंने उनसे कहा कि हम ऑर्डिनेंस इस तरह लाना चाह रहे हैं, 170 अरब का टैक्स है। तो प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर साहब ने कहा कि मुझे एहसास है कि मुल्क इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है और आईएमएफ के लिए कि ये रकम कितनी ज़रूरी है। और उसके बाद उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा कि ये राइट फोरम नहीं है इस वक्त इतने बड़े टैक्सेस लगाने के लिए। आप अंदाजा करें इस हुजम का और इस मुश्किल का, जिससे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि आप इसको पार्लियामेंट के थ्रू ही डिबेट करके अप्रूव करें। और मैं इस सिलसिले में आपसे माजरत चाहता हूँ, फौरी तौर पे मैं ऑर्डिनेंस इसका नहीं इशू कर सकता। अब हो सकता है कि पार्लियामेंट का एक सेशन आए, लेकिन ये एक मुश्किल तो है इस सूरत हाल में, क्योंकि आपको पता है कि ये उन्हें जल्द से जल्द करवा के जो प्रायर एक्शन हैं अप्रूव करवा के उन्होंने आईएमएफ को बताना है। तो ये अब सेशन कॉल होगा, फिर वो सेनेट अप्रूव करेगा। ये एक लीगल प्रोसीजर है आगे, जिसमें और टाइम लगेगा। अच्छा, इसमें ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, ये प्रेसिडेंसी की तरफ से हुई है या? ये दोनों की तरफ से हुई है। प्रेसिडेंट साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी ये कहा है और फ्रांस मिनिस्ट्री ने भी इसको जारी किया है। अच्छा। लेकिन ये इससे अंदाजा लगाएं आप कि इस वक्त जो इतनी पेचीदा और इतनी मुश्किल माली सूरत हाल है हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की, कि गरीब तो पहले ही जिसकी कमर टूटी हुई है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और अब आगे उन पे 170 अरब के नए टैक्स लगने जा रहे हैं, और जिनको कोई हाथ लगाने से भी नहीं डर रहा। हर कोई कह रहा है कि कोई ऑर्डिनेंस के जरिए आ जाए, इसका कोई मलबा अपने ऊपर ले ले, और उसमें जो मुश्किलात का इजाफा होगा उसका तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। अच्छा गिलानी साहब, बस इसमें मैं आपके इल्म में एक चीज इजाफा करूं कि कल रात को मेरी इत्तेफाक से ज़का अशरफ साहब से बात हुई। ये जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, शुगर, हाँ शुगर हाँ मिल्स, जी, शुगर मिल्स ये एसोसिएशन के आसिफ जो अली सदर हैं। जरदारी साहब के सुना बड़े अच्छे दोस्त हाँ, हैं। उनके क्लास फेलो रहे हैं। अच्छा, ज़का अशरफ साहब से मेरे कुछ मतलब ये कि कुछ हमारे उनके साथ कोई घरेलू तल्लुकात हैं, तो कल रात को उनकी मुझे कॉल आ गई तो मेरी उनसे गपशप हुई। उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात बताई और मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा जी, इस वक्त हमारे पास 60 मिलियन टन शुगर मौजूद है जो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। 60 मिलियन टन। 60 मिलियन टन। उसने कहा जी, मुझे नहीं समझ आती कि ये सारी दुनिया के आगे हाथ फैलाते फिर रहे हैं। ये 60 मिलियन टन अगर ये इसको एक्सपोर्ट कर दें तो 7 से 8 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में उसका आ सकता है। ठीक है। खैर, 60 मिलियन टन सारी एक्सपोर्ट करना तो नामुमकिनात में से है, क्योंकि अगर ये सारी एक्सपोर्ट कर देंगे तो लोकल के हाँ, लेकिन आपको पता है लिए पाकिस्तानी बहुत चीनी खाते हैं, चीनी खाते और हैं। आगे रमजान शरीफ भी आ रहा है, जी। और अच्छा, उसमें लेकिन धड़ाधड़ चीनी का इस्तेमाल होना है उसमें इफ्तारी के उसमें वक्त। उसमें गुजारिश ये थी, देखें पाकिस्तान की अगर मजमूई जो है ना, पाकिस्तान की जो जो रिक्वायरमेंट है वो है तकरीबन कोई 25 मिलियन टन शुगर। जी। 20 से 25 मिलियन टन के दरमियान में ना शुगर की जो साल की जो हमारी जो उसकी क्या कहना चाहिए, जो हमारी जो जरूरत है, अगर ये 60 मिलियन टन ना दें, ये सिर्फ 40 मिलियन टन को ही एक्सपोर्ट कर दें, तो मेरे ख्याल में 5 अरब डॉलर तो उनको वहीं से आ जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने ये फैसला चूंकि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में होना होता है, और उस पे एक प्रोसीजर है। इस वक्त नहीं, एक एक देखें शॉर्टकट चाहिए हुकूमत को, देखें शॉर्टकट जिसमें उनको जल्दी से जल्दी कुछ एक्शंस लेके। ये। इस वक्त हमें डॉलर्स की उस तरह से इतनी जरूरत नहीं है जितनी हमें आईएमएफ के 1.2 बिलियन डॉलर की जरूरत है। वो मिलेंगे तो बाकी डॉलर मिले। देखिए, बात सुने, मेरे 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 एक और दोस्त है, मेरे जानने वाले हैं। उस दिन उनका मुझे फोन आया। उन्होंने पाकिस्तान में बेशुमार किन्नू के जो बागात हैं, वो किन्नू के बागात लिए थे किन्नू एक्सपोर्ट करने के लिए। और बकौल उसके वो कहता है, जब मैं मिनिस्ट्री में गया हूं तो उन्होंने कहा भाग जाओ। ठीक है। वो रो रहा था, कहता है अब ये मैंने मतलब ये कि उसने कुछ 3-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, सारा कुछ है। वो कहता है अब इस किन्नू को मैं लोकल मार्केट में बेचूंगा तो मेरे तो पैसे भी पूरे नहीं ऐसे होते।
लेकिन यही तो हमारी बदकिस्मती है शेख साहब के, इसमें हमारी तरजीहात क्या है हुकूमतों की। और कोई भी शख्स इन चीजों से इस वक्त इसलिए भी डर है कि हम सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग चाह रहे हैं, ना ही कोई इस तरह से एक पार्टी जो बहुत बड़ी जमात है वो कहती है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है ये। तो जो एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट है जिसने आईनी मुद्दत भी अगर पूरी करे तो अगस्त के वक्त तक इसने खत्म हो जाना है, तो उस वक्त तक के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है इन चीजों के लिए, ना ही कोई इतनी लंबी पॉलिसीज बन सकती हैं। तो इसकी इसकी हमें ये सोचना चाहिए, या तो फिर हम वाकई जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बहरान को खत्म करने के लिए जो सियासी भी है और मुआशी भी है, एक नए इलेक्शन की तरफ जाएं और जल्द से जल्द जाएं, और जो ज्यादा से ज्यादा फ्री एंड फेयर हो, जिसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ना हो। आप समझते हैं कि इस मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं? देखिए, मैं इलेक्शन कमिश्नर का तो नहीं कहता रहा नहीं, साहब, लेकिन आज आपने वो बड़े एक नामवर एंकर पर्सन है आफ्ताब इकबाल साहब, और उन्होंने एक, आपको पता है, ट्विटर पे एक वीडियो स्टेटमेंट शेयर किया है जी वो मैंने भी देखी जिसमें है। उन्होंने जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा जो हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं, 6 साल वो आर्मी चीफ रहे हैं इस मुल्क के, उनकी उन्होंने एक शेयर किया है बिलवास्ता। डायरेक्टली तो बाजवा साहब ने अभी इस पे कुछ नहीं कहा, तो ना ही इसकी हम तस्दीक उस तरह से कर सकते हैं, ना ही तरदीद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मजेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान इतनी बातें कर रहा है, तो मेरे पास इसकी ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसमें मैं जब उसके पास बैठता था तो मैं गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लिया करता था और एजेंसियों को भी नहीं पता होता था। और उसमें उन्होंने बड़ी तारीफ की है मेरे उन कामों की कि मैंने किस तरह नवाज शरीफ की कौम को सर खत्म सर किया। सर 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 बात यह है कि मैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की नहीं बात कर मैं रहा मैं मैं एक बात रोक के एक बात जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि आर्मी चीफ जो होता है वो 22वें ग्रेड का एक ऑफिसर है। क्या उसको ये हक हासिल है कि वो प्राइम मिनिस्टर से अपनी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करे? क्या ये वायलेशन नहीं है इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं आम आदमी के भी, इवन मतलब आपकी भी, आपसे पूछे बगैर रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती? यू नो दैट ये आपका आइन आपको इसकी प्रोटेक्शन देता है। क्या ये उसकी उसकी वायलेशन नहीं है? क्या एक एक 22वें ग्रेड का अफसर ये हरकत कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो क्या इस पे आर्टिकल 6 नहीं बनता? ये आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें दो दिलचस्प बातें मैं करना चाह रहा हूँ ब्रॉडर व्यू में। एक तो आप ये देखें कि इस मुल्क के निज़ाम को चलाने का हमारा लेवल किस हद तक अब गिर गया है कि यहाँ पे वजीर आजम और आर्मी चीफ लेवल तक पर्सनल रिकॉर्डिंग्स की जा रही हैं। नंबर दो, इस चीज से तो आप बिला वास्ता या गैर बराह रास्त तौर पे आप इस बात को मान गए कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान मेरी तारीफ किया करता था कि मैंने किस तरह नवाज शरीफ को हटाया। तो आप तो पहली बात भी मान गए कि आपने पहले भी एक रजीम चेंज की, उसके बाद एक और आपने इल्जाम है आप पे कि आपने इमरान खान की रजीम चेंज कर दी। तो आप दो रजीम्स को चेंज करके चले गए, और फिर भी आप इस तरह के बयान अगर जारी करवाते हैं कुछ अपने जो भी पसंदीदा सहाफियों के जरिए बात करके, तो इसका मतलब क्या है कि इस मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है बदकिस्मती से। देखें ये बात जो है, खैर जहां तक नवाज शरीफ साहब का तल्लक है, मेरे ख्याल में उसको तो वो पनामा इशू बना था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया, राह रास्त उन्होंने ठीक कहा है था, ना। जनरल बाजवा जनरल फैज को मुखातिब करके उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला। आज इमरान खान भी वही बात कर रहे हैं, तो बेसिकली चले इल्जाम ही चाहिए। अब दो साबिक वज़ीर आज़म इल्जाम लगा रहे हैं एक साबिक आर्मी चीफ पे कि आपने दो जमहूरी अदवार को टॉपल किया। इसमें जो सबसे खौफनाक बात है, जो और सबसे इसमें अगर हम ब्लेम गेम से निकल के इस बात को सोचें तो ये मुल्क और कौम के लिए यकीन करें बड़ा लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल लम्हा फिक्रिया, और इसमें सबसे खौफनाक बात ये है कि दैट मींस कि आप इसमें ये भी मान रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी डायरेक्शंस देते हैं। जी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट आज फिर नालन गाइड करती है तो इसका मतलब है उस वक्त इंटरप्राइज, बल्कि आपने पूरे निजाम को तबादला कर दिया है। क्या पार्लियामान, क्या अदलिया, क्या मीडिया। और ये देखिए अरशद शरीफ जो बेचारा मारा गया कीनिया में, एक बड़े जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और अभी तक उनका कुछ नहीं पता चल रहा है। तो मतलब कि हर चीज को आपने तहबाला कर दिया सिर्फ अगर अपनी अना की खातिर अगर किसी ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और कौम के साथ बड़ी ज्यादती है। अरशद शरीफ के केस में कल सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ हो, तो उसमें जेईटी ने जो बात की है, शर्म नहीं आती इन लोगों को? मतलब उनकी उनकी गुफ्तगू, क्या कह दिया राजा? जेईटी ने ये कह दिया हमें कोई सबूत ही नहीं मिला। अच्छा, वो तो आपको पता है इस मुल्क में जो यार आज तक मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अरशद शरीफ ने खुद अपने आप को गोली मार दी। यार दिस इज टू मच यार। क्या बेंजी की शहादत के सबूत हमें मिल गए हैं? आपको पता है कितने 15 मिनट के अंदर अंदर वो जायब हुआ को खून से साफ किया गया था सर। उस वक्त जो चीफ सिटी पुलिस चीफ थे रावलपिंडी के, सऊद क्या नाम था उनका, सऊद अजीज। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे भी ये देखें कि यहाँ पे ये क्लेम किया गया
कि आप पहली दफा शायद मुल्क की तारीख में DGISI ने DGISPR के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने दावा किया और दावत दी वजीर आजम को भी कि आप बैन अवी सतह पे एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कर लें। फिर वजीर आजम ने देखें 2 बार उन्होंने, एक तो वहां पे उन्होंने रह के कतर से ही उन्होंने एक वीडियो जारी की, किसी विजिट पे थे किसी मुल्क की, शायद कतर था सऊदी अरेबिया था। फिर आगे उन्होंने एक पूरा लंबा खत लिखा कि आप फुल जजेस का, कोई मैक्सिमम जजेस का एक कमीशन बनाएं। लेकिन देखें क्या, कौन सी चीज सोचने की बात यह है कि कौन सी चीज माने है जो जो इस तरह के बड़े इदारतों और ताकतों को और इवन ओहदों को के कहने के बावजूद कोई काम नहीं हो पा रहा। गिलानी साहब, वीडियो अपॉलॉजी, इसमें जो सबसे खौफनाक बात है वो फिर यही है ना कि इसमें हर चीज में बदनीति नजर आ रही है। अगर बदनीति नजर आ रही है तो किस पैमाने पे नजर आ रही है? तो फिर इसका ये मतलब भी फिर आप आगे क्या देखें। होगा? आगे जो आज आप बात कर रहे थे, फिर तो अभी तक देखें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। आज आपको पता है एक बड़ी दिलचस्प बात सोशल मीडिया पे भी हो रही थी, वो ये थी कि खबर चलाई जा रही है या इसको फिलर एक छोड़े जा रहे हैं, आपको पता है जो सहाफती जुबान में हम कहते हैं कि जो फॉर्मर DGISI थे जनरल फैज हमीद, कि शायद उनकी गिरफ्तारी का सामान किया जा रहा है और उस तरह से कोई सिस्टम बन रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगा के। मेरा ये सवाल है, इन खबरों की अभी कोई नाजरीन को भी पता है कि कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो अभी भी जारी है। अब एक आप PTI भी वही इल्जाम लगा रही है जो PMLN लगा रही थी। अच्छा गिलानी ये साहब, सिलसिला फिर रुकेगा कहाँ? मेरा एक नया सवाल है, इस पे भी जरा थोड़ी सी गुफ्तगू करें। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि 90 डेज में इलेक्शन होने जी, चाहिए। 90 डेज में आपको पता महीना तो गुजर ही गया, महीना तो गुजर गया, मतलब 2 महीने रह गए। 60 दिन में होने जी, 60 दिन में। आज पेशावर हाई कोर्ट में भी ये चला गया, चला गया। ठीक है जी। और टू बी वेरी ऑनेस्टली, पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट जो है ये हमसे फैसलों के लिहाज से हमेशा बेहतर रहे हैं एज कम्पेयर टू पंजाब में। क्या आप तो कार सेठ के फैसले की तरफ तो नहीं इशारा करना चाह रहे बस हैं? समझ है ना इस बात को। तो अगर वहां पे लेकिन भी, उन्होंने बड़े बोल्ड वैसे हाँ हाँ, अगर वहां आपने पे बात भी, की कि मिसिंग पर्सन के हवाले से भी पेशावर हाई जी कोर्ट ने बड़े जबरदस्त फैसले किए। जी जी जी, मैं उसी हवाले से बात कर रहा हूँ। अब अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आ जाता है तो क्या ये 2 महीनों में, फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ये अगले 2-4 दिन में इसको कोई ना कोई उसको डेट देनी पड़ेगी? मेरा ख्याल है कि शायद उनको देनी पड़े, लेकिन अभी उनका इरादा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आज जो पंजाब से खबर चली है कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब की मीटिंग हुई है और वो गवर्नर साहब लाहौर हाई कोर्ट को ये जो शायद जवाब जमा करवाने जा रहे हैं, ये रज्जू करने जा रहे हैं कि मेरा इस इलेक्शन पे कोई अमल दखल नहीं, क्योंकि मैंने असेंबली नहीं तोड़ी, तो इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा। फिर इलेक्शन कमीशन को, फिर इलेक्शन कमीशन से कौन फैसला करवाएगा, ये अभी बहुत सा बड़ा सवाल है, नहीं ये भी अदालतें दोबारा पूछे उनसे। गिलानी साहब, इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका आइन ये कहता है कि जब असेंबलियां टूट जाएं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। जी, आइन क्लियर है इस मामले में, इसमें दूसरी राय नहीं है। और अगर कोई इसमें, कोई भी, एनीवन जो भी इसमें रुकावट डालेगा वो आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा। तो आर्टिकल 6 लगाएगा कौन फिर? देखिए, ये तो फिर अदालतें ही लगाएंगी। अच्छा, फिर एक और बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या ये कोर्ट जो है ये खुद से इनको डेट नहीं दे सकती कि फलां डेट को आपने इलेक्शन करवाने? अगर ये नहीं करते, इन केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो अदालत ये कह मेरा सकती नहीं है, ख्याल कि शायद शेड्यूल का भी एक दे सकती है। दायराकार होगा। लेकिन मैं आपसे एक ब्रॉडर क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि अगर जो एक एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि ऑब्वियसली कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल है, जो आम आवाम की जुबान में हम बात करें, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या अगर फौज चाहेगी कि वक्त पे इन दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ना हो आईनी मुद्दत में, तो क्या वो इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, आइन के तहत तो होने पड़ेंगे, वरना आर्टिकल 6 तो, मतलब ये कि क्योंकि आज आज नहीं तो कल, अभी तक फिर जो इशारे मतलब वो दिए जा मुर्तकब तो हो गए ना उसके। अभी तक जो इशारे दिए जा रहे हैं जी बिल्कुल, अभी उसमें तो तक। आपको याद, अगर आपने कल देखी हो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने आई थिंक कराची में की थी जाके, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे इशारा दिया है कि हम इस तरह दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के मुकम्मल नहीं हो सकते, जो भी इलेक्शन होने चाहिए वो इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन आर्टिकल 6 की आप बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये भी बदकिस्मती से एक इस्तारा, एक टूल बन गया हुआ है। मुशर्रफ साहब से भी आर्टिकल 6 लगने की बात हुई थी, लेकिन उन्हें एजाज के साथ यहाँ दफन किया गया। तो आर्टिकल 6 क्या किसी जनरल पे अभी तक लगा है जो आप कह रहे हैं कि इन पे लग जाएगा? सर देखें, कल को कोई और हुकूमत आएगी तो फिर लगेगा तो जरूर, ये तो नहीं कि नहीं लगेगा। नहीं, कोई और हुकूमत खुद से आ जाएगी, उस हुकूमत देखिए, को लाएगा कौन? नहीं इस तरह से नहीं चलेगा ना। आप देखें, आपका मुल्क इस तरह अभी से तक नहीं तो ऐसे ही चलेगा, लग रहा है कि ऐसे ही। नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। आप
आप आज मतलब ये कि $1.5 बिलियन के लिए आप सब कुछ कुर्बान किए जा रहे हो। हाँ, तो मेरा ख्याल है फिर ठीक जो है, आप फरमा रहे हैं ना, मेरा ख्याल है तो कि फिर सबको अपनी फिर अनाओं को कुर्बान करना चाहिए। एक एग्जैक्टली टेबल पे सब बैठें और एक एक ग्रेटेड डायलॉग करें और इस मुल्क को सही तौर पे आगे लेके जाएं, जिसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा रोल दो चीजों, सियासतदानों का है और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। देखें अब इस पे अपेरेंटली तो कह गए थे जनरल बाजवा साहब कि हमने माजी की गलतियों से सबक सीख लिया, हमने गलतियां की, लेकिन इशारे किनारे तो यही बता रहे हैं कि अभी तक वही काम चल रहा है, वही पॉलिटिकल ये इंजीनियरिंग हो रही है। ये यही तो बदकिस्मती है ना भाई कि हम माजी से सीखते कुछ नहीं है। ये बदकिस्मती है हमारी, हमने कभी माजी से कुछ नहीं सीखा। हम फिर वही गलतियां करते हैं और फिर वो भुगतते हैं और मतलब मुल्क को इस स्टेज पे ले आते हैं जहां पे कि फिर रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो हाँ, जाता है। लेकिन मेरे ख्याल है कि सारी उम्मीदें जो हैं मजमूई तौर पे और आखिरकार के अदलिया पे आ टिकेंगी, क्योंकि अदलिया अगर जितनी आज़ाद और आज़ादाना फैसले करेगी, जो समझती है कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, तो सर तो मेरा अगर ख्याल है कि उन्हें कार गुजरना चाहिए। सर अगर अदलिया पे टिकेगी तो फिर तो 90 डेज में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट लाहौर ने भी कह दिया और पेशावर भी आजकल चलिए में अब कह देखते देगा। हैं कि आगे फिर अदलिया इस ठीक है। पे क्या करती है, अच्छा, अगर नहीं होते। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि बिलावल ने जो बयान दिया है कि कोई भी गैर जमहूरी इकदाम हुआ तो हम उसकी मजामत करेंगे। इसमें दो बातें हैं जो मेरी समझ में आ रही हैं। ये उन्होंने आज बयान दिया है। जी, उनका बयान आया आज मेरे सामने। इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिलावल साहब हुकूमत में है, वजीर दाखिला है, वजीर खारजा। और सॉरी वजीर खारजा है। ठीक है। अच्छा, अब बिलावल साहब ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की हुकूमत जो है वो गैर जमहूरी इकदाम करने जा रही है इलेक्शन ना करवा कर। जी, मतलब ये बड़ी जबरदस्त साहब ने बात की है। ठीक है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइन एंड अकॉर्डिंग टू जमहूरी रवायात जी, ये 90 डेज में इलेक्शन होने जरूरी है। जब असेंबलियां टूट गई तो 90 दिन में इलेक्शन है। बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि अगर कबल अज वक्त असेंबली को तोड़ के किसी दबाव के तहत इल्जाम है कि कहा जाए कि आप इकट्ठे इलेक्शन करवाएं, कौमी असेंबली की बात कर रहा हूं, अगर ये गैर जमहूरी है तो फिर एक जो जायज टूटी हुई असेंबली है सूबाई, उसके इलेक्शन को रोकना भी गैर जमहूरी गैर अमल है। जमहूरी है। उसको भी एक आईनी मुद्दत के अंदर होना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए। अब इस पे मुझे नहीं समझ आ रही कि बिलावल साहब जो है वो, एक तो उनका इशारा किस तरफ है। जी, ठीक है। वैसे खैर बिलावल साहब जब से आए हैं, बिलावल साहब मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो छुट्टियों पे ही आते हैं, ज्यादा वक्त तो उनका बाहर ही गुजरा है। लेकिन ठीक वो है। भी आपको पता है गुलजार साहब की तरह भी सीखने के प्रोसेस में है। तो उस्मान गुलजार साहब की देखें, तरह भी सीखने के देख ले, प्रोसेस में है। देखें देखें लेकिन जाहिर है उनकी ट्रेनिंग, चूंकि एक उनका सीखने एक फैमिली डायनेस्टी है, एक पॉलिटिकल जुल्फकार सीखने अली भुट्टो के नवासे हैं वो, और बेनजीर भुट्टो शहीद के गिलानी वो साहब कजन उनके हैं। सीखने सीखने में मुल्क का खासा बेड़ा गर्क हो गया, मजीद ना कर दें, बस ये इतनी सी लेकिन उनके गुजारिश है। जो आपको पता नहीं कि जो उनके सुपर मास्टर हैं वो आसफ अली जरदारी साहब हैं। उन्होंने 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 हर तरह की उसमें वो एक मिक्सचर है जरदारी साहब का भी और वो सियासी भी। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि ये गैर जमहूरी नहीं है, आप मैं समझता हूं कि आप पूरी दुनिया में देखें, अगर कंसेंसस के साथ कबल अज़ वक्त इंतखाबात हुए हैं, इवन मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में भी हुए हैं। रिसेंटली कनाडा में क्या हुआ है अगर उसका, पार्लियामेंट डिसाइड कर ले तो आप ट्रू- 4 महीने पहले इलेक्शन करने की ट्रूडो रजिश तो नहीं है इसमें। ट्रूडो जो था उसके 5 साल पूरे नहीं हुए थे, उसने समझा और उसने करवा दी, मतलब पहले इलेक्शन करवा दी बिल्कुल। और और क्लियर और दोबारा बन के आ गया। इसमें असल में मुझे जो लग रहा है ना, जो एक मैं समझता हूँ खौफ कुछ लोग इसको कहते हैं, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है कि शायद एक अंदाजा है कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, और अगर हमने रीसेंट टाइम्स में इलेक्शन करवाए तो इमरान खान जीत जाएगा और फिर वही सर्कल चलेगा। और दूसरी तरफ ये है कि उसकी पॉपुलैरिटी को डैमेज करने के लिए आप जो मैक्सिमम एफर्ट्स कर सकते हैं, उसमें जाहिर है डेफामेशन है, उसमें सेडिशन चार्जेस हैं, उसमें और ये जाती चीजें हैं, और किसी तरीके से आप इस चीज को मैनेज करें कि पहले इमरान खान का ग्राफ जो है वो डाउन हो, फिर अच्छा, उसके बाद उसको किक आउट करने की कोशिश करें हम। आप समझते हैं कि और इमरान फिर खान का ग्राफ डाउन होगा? मेरे ख्याल में ये जितना डिले करेंगे उसका ग्राफ और ऊपर जाएगा, डाउन नहीं होगा। मैं मेरा ये मतलब ये कि पुख्ता यकीन है कि इनकी जितनी भी हरकतें होंगी वो उसको फायदा ही देंगी, उसको नुकसान नहीं लेकिन मेरे होगा। ख्याल है इन सब का नतीजा आखिरी बात यह है कि उसी वक्त निकलेगा जब इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन जब ही होंगे जब अब अदलिया, अब देखते हैं कि अदलिया का ऊंट किस करोड़ पे बैठता देखें, हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट तो कह चुका है। है। लेकिन हो सकता है मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, बट इट विल टेक टाइम, बट अल्टीमेटली इट इज इन दी कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये बाल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट के पास होगा। देखें, ये अब सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, बात ये है कि अदालतें भी जो हैं वो भी आइन के अंदर ही है ना, जी, उसी आइन के तहत ही अदालतें बनी हैं। उस आइन को अमेंड करने का तो अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है।
बिल्कुल। ठीक है पर ना? ये अब आने वाले तशरीह दिनों करने में का मैं तशरीह आज करने बात का कहूंगा। उनका मैंडेट तशरीह करने का है, आइन बदलने का तो नहीं है उनके पास। तो ये किसी भी कोर्ट में चले जाए, अल्टीमेटली मतलब अगर आइन के मुताबिक चलना है तो डिसीजन तो वही आएगा कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? मतलब आइन किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कहे नहीं जी 120 दिन के बाद कर दो। मेरा ख्याल है कि जो मैंने मुआशरे की नब्ज को देखा है एज ए रिपोर्टर और जर्नलिस्ट, देखें अब इलेक्शन कमीशन तैयार हो ना हो, आखिरी बात कर लूँ, फौज तैयार हो ना हो, सियासी जमातें बाकी तैयार ना हो, अवाम बिल्कुल तैयार है इस वक्त इलेक्शन के लिए। उन्हें आप कल कहेंगे, वो कल निकल के अपनी अपनी मर्जी के वोट और अपनी मर्जी के उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए बिल्कुल तैयार है। गिलानी साहब, मैं अपना एक पर्सनल अपना ओपिनियन देने लगा हूँ इस पे। मतलब ये मेरे ख्याल में देखें, वैसे है ये ज्यादती, अगर पंजाब और पेशावर मतलब केपीके इन दोनों को आप मिला लें तो ये पाकिस्तान का तकरीबन 70% बन जाता है। जी पंजाब में आधी पॉपुलेशन से ज्यादा पंजाब में है, जी। और केपीके की भी ठीक केपीके ठाक पॉपुलेशन है। अगर आप इसको मिला दें तो ये ऑलमोस्ट 70% दूसरे नंबर पाकिस्तान पे बन जाता केपीके है। है। यस, 70% बन जाता है जी हाँ। पाकिस्तान का। अगर आपने 70% में इलेक्शन करवाना है तो बाकी 30% में भी करवाएं यार, जनरल इलेक्शन का अनाउंस करें। ठीक है, वो करवा थोड़ी तो सी लें, लेकिन खान साहब का क्या करें? पहले वो उनका हल बताएं आप मुझे। सर उनका हल कोई नहीं है। उनका तो फिर आप इंतजार कर ये रहे हो? नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप चूंकि जीत नहीं सकते इसलिए आप इलेक्शन नहीं करवाओगे। नहीं तो आपने नवाज शरीफ को भी तो निकाला था। सर देखें, बात सुने, अगर नवाज शरीफ को निकाला था तो फिर इलेक्शन हुए थे ना। आप माने कि क्या नवाज शरीफ की हुकूमत को जायज नहीं करना गया था? उस वक्त भी तो यही कहा गया था ना कि पनामा एक बहाना है, नवाज शरीफ निशाना। नहीं सर, पनामा अगर एक बहाना होता तो दुनिया के 2 वजीर आजम घर ना चले जाते वीडियो अपॉलॉजी। ऐसा नहीं है। बदकिस्मती है हमारी कि हम लोग जो हैं, हम लोग मतलब ये कि आंखों देखी मक्खी भी निकल जाते हैं। अदरवाइज ये एक रियलिटी है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल है आखिरी बातों की आखिरी बात यही है कि जो भी है, देखिए हर पार्टी आइन की बात करती है, आइन की सुप्रीमेसी को मानना चाहिए। तो फिर या तो कोई भी ना माने आइन को, और इलेक्शन करवाने चाहिए, और जो हकीकत है उसके साथ मिलकर चलना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही हम मेरे ख्याल में इजाजत चाहेंगे। आप लोगों का सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।